Hello students, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो जैसा कि बच्चों हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मेरे लेक्चर्स को बार बार देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अपने बेस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो पिछली वीडियो में हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स के बारे में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टिंडल इफेक्ट, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक टेबल बनवाई थी जिसके अंदर मैंने टिंडल इफेक्ट को बताया था कि टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन जो होते हैं शो नहीं करते हैं, सस्पेंशन शो करते हैं और कॉलॉइड्स भी शो करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टिंडल इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। Tyndall effect, the scattering of a beam of light by a medium containing suspended particles is called Tyndall effect. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कोई भी लाइट है अगर उसकी स्कैटरिंग हो रही है किसी मीडियम से तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब स्कैटरिंग कहाँ पर हो रही है? स्कैटरिंग का मतलब ये है, आपने देखा होगा कभी जब कोई भी अंधेरा होता है किसी रूम में तो उस रूम में किसी विंडो से जब अंदर की साइड वो आती है, धूप आती है, तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई रूम है, अब इस रूम के अंदर क्या आ रही है, बाहर से सनलाइट आ रही है, तो क्या होता है जो हमारी एयर होती है, सनलाइट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं तो उन डस्ट पार्टिकल की वजह से जो हमारी लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है और वो लाइट फिर हमारे आंखों में पड़ती है। तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है कि लाइट इस पाथ में जा रही है या इस पाथ में जा रही है, किसी भी पाथ में जा रही है। तो यही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सपोज कि मैं टॉर्च कोई भी लाइट डाल रही हूँ, ठीक है, ये मैं लाइट डाल रही हूँ किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर डाल रही हूँ। अब सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में कोई भी चीज इजीली घुल जाती है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब यह है कि अगर मैं किसी वाटर में नमक को डिसॉल्व कर रही हूँ तो वो इजीली घुल जाता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर दम ही नहीं होता कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, नहीं कर सकते। तो इसमें हमें लाइट का ये जब स्कैटरिंग लाइट यहाँ पर होती ही नहीं है तो क्या होता है, लाइट हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है और हमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है। और यहीं पे ऑन द अदर हैंड मैं अगर यहाँ पर ले रही हूँ सस्पेंशन, अगर मैं सस्पेंशन की बात कर रही हूँ तो सस्पेंशन में क्या होता है, इससे थोड़े से बड़े यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करवा देते हैं और जो जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो वो हमारी आंखों में पड़ती है, जिससे हमें लाइट का जो पाथ होता है वो दिखाई देने लगता है कि लाइट का पाथ ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कॉलॉइड की बात करूं तो कॉलॉइड में भी कुछ इसी तरह होता है। कॉलॉइड के पार्टिकल्स भी इससे तो थोड़े छोटे होते हैं लेकिन सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, तो उसमें भी ऐसी क्या होती है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो आइए देखते हैं कि इसमें और क्या लिखा है। Tyndall effect can also observed when a fine beam of light enters a room। जो मैंने आपको अभी समझाया है ये वही लिखा है, through a small hole। तो क्या होता है, जब लाइट किसी स्मॉल होल से हमारे रूम के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है, ठीक है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑन एंड स्मोक इन द एयर। ये किसकी वजह से होता है, जो हमारी लाइट के अंदर डस्ट पार्टिकल है उनकी वजह से और स्मोक जो होगी हमारी एयर में उनकी वजह से ऐसा होता है। अब ये देखते हैं, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest। आपने देखा होगा जब आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, कहीं कहीं से वो सनलाइट आती रहती है ना, आती रहती है, तो उसमें भी क्या होते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को
स्कैटर्ड करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर which is act as particle of colloid disappeared in air। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज आपको और बताती हूँ। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास सस्पेंशन है और ये मेरे पास है कॉलोइड। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन के बड़े होते हैं कुछ इस तरह, और इसके मीडियम साइज में होते हैं। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ लिख देंगे सस्पेंशन, यहाँ लिख देंगे कॉलोइड। ठीक, तो क्या होगा जब मैं यहाँ से इसके ऊपर लाइट डालती हूँ, ठीक, लाइट डाल दी हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, इसमें लिखेंगे हम जो लाइट होगी वो नॉट विजिबल होगी। ठीक, इसमें विजिबल, ठीक है, इसमें भी विजिबल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, इसके एग्जाम्पल नीचे की साइड लिख लीजिएगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखेंगे वाटर, यहाँ लिखेंगे मिल्क, यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लोर एंड वाटर। ठीक है, आई होप कि आपको टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, मैंने इसलिए बोला था कि सॉल्यूशन में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन शो नहीं करता है, सस्पेंशन और कोलोइड शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें बिल्कुल भी दम नहीं रहता है, तो क्या होता है वो लाइट को स्कैटरिंग नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें से लाइट अगर गुजरती है तो हमें लाइट का जो पाथ होता है वो नजर नहीं आता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं सस्पेंशन को देखूं तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम उस पर लाइट डालते हैं तो हमें लाइट का जो पाथ होता है वो नजर आने लगता है। उसी तरह कोलोइड का भी कुछ ऐसे ही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला जो हमारा डिफरेंस है वो है एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर नॉट केमिकली कंबाइंड। मतलब ये है, मिक्सचर में अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको नमकीन वाला एग्जांपल पहले बताया भी था, ये चाय में जब हम चाय पत्ती या चीनी डालते हैं उसका भी बताया था, क्या होता है वो साथ में पड़े तो होते हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, उनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे एक नमकीन के अंदर काजू है, बादाम है, मटर जो भी पड़ा है उसके अंदर, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। तो मिक्सर हमारा वही होता है। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड तो एलिमेंट कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसका मतलब ये होता है जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसा कि मेरे पास H2O है, वाटर होता है, तो वाटर क्या होता है, उसके अंदर H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। A mixture has variable composition। इसका मतलब क्या है, अगर मैं नमकीन के अंदर काजू डाल रही हूँ तो काजू क्या होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बार में तो एक ही काजू डाल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम डालूंगी तो 2-3 डाल दूंगी। ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इतने रेशो में डाल रही हूँ कि 1/8 के रेशो में डाल रही हूँ काजू, ऐसा नहीं होता है, कितनी भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, मतलब अलग अलग कंपोजिशन होती है। ठीक है, अब उसमें मैं अगर देखूं
नेक्स्ट है कंपाउंड्स है फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसा कि मैंने H2O एग्जांपल लिया था, उसमें क्या कहा था, H2O मेरे पास है तो इसका जो मास बाय रेशियो होता है वो होता है 1/8। ठीक है, तो 1/8 जब होता है, ये मैंने आपको पूरा अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि 1/8 कैसे आता है। तो मैं ये पानी कहीं से भी ले लूं, किसी रिवर से ले लूं, तालाब से ले लूं, कहीं से भी ले लूं, तो इसका जो रेशियो होता है वो एकदम फिक्स होता है। तो ये किस चीज में होता है कि ये फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ए मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब ये है, अगर मैं नमकीन के अंदर काजू डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ, सबको एक साथ खा रही हूँ, तो उसमें मुझे काजू का जो टेस्ट है वो अलग आएगा और बादाम का टेस्ट जो होगा वो अलग आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनको मिला दिया तो उन सबका टेस्ट मुझे एक जैसा आएगा, नहीं, सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही। और अगर मैं कंपाउंड्स में देखूं, कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि मैं H2 प्लस O2 से बना रही थी H2O, ठीक है, जब और अगर हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो होती है हमारी कंबस्टिबल गैस जो आग लगाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या होती है, हमारी कंबस्टन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो इन दोनों के मिलने से हमें क्या होना चाहिए था कि आग लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनता है हमारा H2O, जो कि वाटर होता है और आग को बुझाने का काम करता है। तो क्या हुआ, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हुए और ये प्रोडक्ट हुआ, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब बताओ, जैसे कि मैंने ये नमकीन ले ली है, अब इस नमकीन में से मैं, यहाँ पे मटर के दाने हैं मेरे पास, यहाँ पर काजू है, यहाँ पर बादाम है, तो क्या करूंगी, इनको चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैं इन्हें अलग कर सकती हूँ फिजिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग कर सकती हूँ। लेकिन यही मैं अगर बात करूँ कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल मेथड। मतलब ये है कि H2O को मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अलग अलग कर दूंगी, नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, हम हीट देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो H2 और O2 में टूट जाता है। तो हम इनको फिजिकल मेथड के थ्रू तो नहीं कर सकते हैं अलग, लेकिन केमिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ये सब है ना। तो देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। ए सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट व्हाइल अनदर सॉल्यूशन में हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। देखो इधर, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर 2 बीकर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बीकर लिए हैं, इस बीकर में मैंने भर दिया है पानी। ठीक है, दोनों बीकर में इक्वल अमाउंट में मैंने पानी भर दिया है। तो क्या होगा, इसमें मैंने डाला है 3 स्पून सॉल्ट, इसमें मैंने डाला है 1 स्पून सॉल्ट। ठीक, अब मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। अब इन दोनों सॉल्यूशन में से मोर कंसंट्रेटेड कौन सा सॉल्यूशन होगा, मोर कंसंट्रेटेड हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मैंने बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, जो हम डाल रहे हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट, जिसके अंदर घुल रहा है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। तो मैंने इसमें 3 स्पून सॉल्यूट डाला है, इसमें 1 स्पून सॉल्यूट डाला है, तो क्या होगा, जिसमें मैंने ज्यादा सॉल्यूट डाला है वो होगा हमारा मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, मोर कंसंट्रेटेड या फिर इसको सिंपल कंसंट्रेटेड भी लिख सकते हो आप लोग, और ये होगा हमारा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड वो होता है जिसके अंदर जो अमाउंट होती है हमारी सॉल्यूट की वो ज्यादा होती है। आपने सुना भी होगा कि कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। कंसंट्रेट का मतलब यही होता है कि
कंसंट्रेट का मतलब यही होता है कि उसमें जो हमारे एसिड की अमाउंट है वो ज्यादा है, और डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसमें एसिड की जो अमाउंट है वो कम है। तो यही है हमारा कंसंट्रेशन का मतलब कि जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसके अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा थी तो ये कंसंट्रेटेड था, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी तो ये डाइल्यूट था। तो ये तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है कि कंसंट्रेशन होती क्या है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहिए। आई होप कि आपको एनसीईआरटी में पढ़ने में अब कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए जो, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।